हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो आज हमारा है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है आरंभिक मानव और आरंभिक मानव की खोज, यानी कि आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई है। ठीक है, इस बारे में ये चैप्टर है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस क्लास से आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको मिलने वाला है इससे आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपके चैप्टर की, और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और किस लाइन, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, किसको हाईलाइट करना है, कैसे नोट्स बनाना, इन सब पर मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होगे ये पिक्चर। तो इस पिक्चर में कौन है? ये है तुषार नाम का लड़का। तुषार क्या करता है, ट्रेन से यानी कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? अपने रिलेशन यानी कि रिश्तेदारी में जा रहा है। ठीक है, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिलती है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया है। यानी कि ये विंडो की सीट है। विंडो की सीट हमें भी मिलती है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे विंडो की सीट मिली है, मस्त देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो उसे भी एक विंडो की सीट मिली है। वह पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा, किसने? उसके चाचा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल, कितने? 150 साल पहले रेल की क्या की है? रेल की यात्रा करनी शुरू की है। ठीक है, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। यानी कि जो ट्रेन है वो मात्र 150 साल पहले ट्रेन की यात्रा शुरू की है। और बस मतलब बस तो आप जानते हो, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास कोई आने जाने का तेज़ रफ्तार वाली चीज़, सवारियाँ नहीं थी, तो वे यात्रा ही नहीं करते थे क्या? वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, चाचा जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो हम देखते हुए चलेंगे। तो ये क्या कह रहा है? आरंभिक मानव। आरंभिक मानव क्या था, कौन था, आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे, इन बारे में इस लेसन में आपको पता चलेगा। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले रहा करते थे? तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आखेटक और खाद्य संग्राहक। इस नाम को आप लाइटली मत लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है आगे जानेंगे। तो वो कह रहा है कि जो इस उपमहाद्वीप पे लोग रहते थे 20 लाख वर्ष पहले, उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता था। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहते थे उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था, तो अगर ऑप्शन में ये आता है कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, तो ये एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किनका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का। मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, और फल फूल और दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वो आमतौर पर क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां हैं। यानी कि हमारा जो उपमहाद्वीप है, इस पर अनगिनत क्या है? पौधे की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन को अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। क्या थे ये? जो पेड़ पौधे से खाद्य पदार्थ मिलता था, खाने की चीज़ें मिलती थी, वो उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद्य पदार्थ होते थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। यानी कि जानवरों का जो शिकार करते थे वो इजी नहीं होता था, क्योंकि उनकी दौड़ने की रफ्तार तेज़ थी, और हमसे वो ब्रेव भी थे, मतलब हमसे ज़्यादा शक्तिशाली भी होते थे, तो उनका शिकार करना डिफ़िकल्ट हो जाता था। जानवरों के शिकार, चिड़िया, मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता था। ठीक है, पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी
होता था कि कौन सा पेड़ पौधा खाने योग्य है या नहीं का, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जो हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो इसकी भी हमें जानकारियाँ यानी कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि कई तरह के पौधे कैसे होते थे, विषैले होते थे, ये लिखा है। साथ ही फलों के पकने के समय ही साथ ही फलों के पकने की समय की जानकारी भी ज़रूरी थी, भैया कब कौन से फ्रूट पकते हैं, कब कौन से फ्रूट आते हैं, तो इन सब की जानकारी होना भी आवश्यक था। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, ऐसे समुदाय में रहने वाले लोग, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान गुणों का वर्णन करिए। ठीक है, जो ऐसे समुदाय में रहते हैं बच्चे, उनके ज्ञान गुणों का वर्णन करें। आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहा है आखेटक समुदाय। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो उसने कहा था ना कि आखिर ये लोग इधर उधर घूमते थे तो क्यों घूमते थे, तो इसके जो समुदाय है इसके एक जगह से दूसरी जगह घूमने के कितने कारण बताए उन्होंने, 4 कारण बताए। तो आगे जानेंगे कि भाई वो 4 कारण कौन से हैं। तो पहला कारण अगर वे एक ही जगह ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो पहला रीज़न क्या दे रही है एनसीईआरटी, पहला रीज़न दे रही है कि अगर एक ही जगह ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, जो जानवर्स हैं, उन्हें वो खा लेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उन्हें दूसरी जगह रिमूव करना पड़ेगा, यानी दूसरी जगह उन्हें मूव करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो पहला रीज़न ये है कि जिस जगह में वो रहते हैं वहाँ के फल फूल जानवर खाकर वो समाप्त कर देते हैं, इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह वो जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड रीज़न भी दे रही है हमारी एनसीईआरटी, उन्होंने 4 रीज़न की बात की है। तो सेकंड रीज़न क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते हैं। तो तीसरा कारण क्या कह रही है एनसीईआरटी, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जानवर हैं वो अपने शिकार के लिए दूसरी जगह जाते हैं, हिरण हैं, मवेशी यानी कि जो वैसे जानवर होते हैं जो दूध वगैरह देते हैं, पालने वाले जानवर मवेशी, वो अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। तो जब वो जानवर दूसरी जगह चले जाएंगे तो मनुष्य को भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस समय उनका भोजन भी क्या था, जानवरों का शिकार करके भोजन करना। तो जहाँ जानवर जाएंगे तो वहाँ हमारे आखेटक यानी खाद्य संग्राहक भी जाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा कारण। अब आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा कारण देखेंगे क्या है। तीसरे कारण में कह रहा है कि पेड़ों और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते हैं। देखो हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे यहाँ जो हवाएं हैं, जो जलवायु है, वो हर जगह की अलग अलग है। कहीं सर्दी है तो कहीं ठंड है, कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, इस तरह का मौसम पाया जाता है। तो मौसम में चेंजेस की वजह से हर जगह की फ्रूट्स वगैरह और पौधों में विपरीत मौसम में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फ्रूट फल आया करते हैं। तो जिस जगह में फ्रूट फल उस मौसम में आते हैं तो उसी मौसम के अनुसार उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जिस मौसम में उस स्थान पर फूल फल आएंगे तो वो अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो तीसरा रीज़न ये है। और चौथा रीज़न क्या है हमारा, चौथा रीज़न जानेंगे। तो फोर्थ रीज़न है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों झरनों तथा नदियों में मिलता है, यद्यपि कई नदियाँ और झीलें का पानी कभी नहीं सूखता, पानी कभी नहीं सूखता। आगे कह रहा है कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसी झीलों नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे। यह एक स्मरण करना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। कैसी यात्रा करते थे ये सभी पैदल यात्रा करते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चौथे में कह रहा है कि जैसे जीवन के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पानी के बिना कुछ नहीं है। तो जिन झीलों और तालाबों में परमानेंट पानी रहता है और कुछ झीलें और तालाब ऐसे होते हैं जहाँ बरसात के बाद ही वहाँ पानी मिलता है, बाकी वो सूख जाते हैं। तो इस पानी की तलाश में भी उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था। और कुछ के क्या थे, रिलेशन यानी कि रिश्तेदार, इधर उधर रिश्ते नातेदार होते थे, यानी कि रिलेशन वाले होते थे, मित्र होते थे,
उनसे मिलने जाना होता है। तो 4 कारण क्या दिया, फर्स्ट कारण ये है कि फर्स्ट कारण एनसीईआरटी ये देती है कि जब हमारा क्या है कि एक जगह का हम पूरा खाना पीना खा के ख़त्म हो जाता है तो हम दूसरी जगह भोजन के लिए चले जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब जानवर अपने भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं तो ये आखिर भी इनके पीछे जाते हैं, क्योंकि ये भी तो जानवरों का शिकार करते हैं, तो जहाँ जानवर जाएंगे वहाँ ये जाएंगे। तीसरा कारण यह था कि फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य जगह जाते हैं। मान लो हमारे यहाँ आम गर्मियों में आता है तो लोग आम के लिए यहाँ जाएंगे। कहीं क्या होता है कि कंदमूल फल आते हैं, तो इस तरह से वो मौसम के अनुसार इधर उधर जाते हैं। चौथा कारण ये था कि पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं, रिलेशन फ्रेंडशिप फ्रेंडों से मिलने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने 4 कारण दिए हैं आखेटकों के इधर उधर घूमने जाने के। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक और खाद्य संग्राहक किया करते थे। देखो, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया पुरातत्वविद कौन थे, आरंभिक जानकारी के लिए कौन कौन से कैसे कैसे सोर्स यूज किए जाते थे। तो आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी रिलेट करते हुए पढ़ाती है, तो उसको रिलेट करते हुए ही हमें पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे, देन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, आप क्लास लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से वो क्लासेस समझ में आने वाली हैं। वो कैमरा और बुक से पढ़ाया है मैंने, यहाँ मैंने पीपीटी लगाकर पढ़ा रही हूँ अब मैं। ठीक है, तो वो कह रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक और खाद्य संग्रह करते थे। मान लो हम जो चीज़ यूज करते हैं वो किसी को मिल जाए तो वो हमारे बारे में पता कर सकते हैं कि ये कैसे है, ये कैसे रहते हैं। तो ऐसे आखेटक के बारे में भी पुरातत्वविदों को ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपने क्या किया है, काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। जो लोग थे उन्होंने अपने काम के लिए किसके हथियार बनाए होंगे, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये देखिए, ये हैं औजार। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारे औजार, ये ठीक है, ऐसे औजार होते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रही है, यह पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की सूची बनाओ जो इन औजारों को काम में आते। तो आगे हम सीधे पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखो, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने और हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो औजार थे उन्हें किस लिए उपयोग होता था, फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने और पेड़ों की छाल जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। यानी कुछ तो क्या थे, उनके साथ क्या करते थे, हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाते थे। जैसे कोई हंसिया देखा होगा आपने, पीछे वो लगा रहता है लकड़ी का, उसे वो मुट्ठा बोलते हैं। ठीक है, और लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे। ठीक है, और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। तो कुछ औजारों से क्या काटी जाती थी, हमारी लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो औजार थे, जो वेपन्स थे, उनका यूज किस लिए किया जाता था। तो उनका यूज फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपको, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट, इन्हें आप पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, और कुछ के साथ क्या होता था, हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर क्या होता था, देखो भाई, शिकार करते थे तो हड्डियों का यूज भी करते थे। आजकल आपने हंसिया देखा होगा, काटने वाली चीज़ होती है, जैसे खेत काटे जाते हैं, किसान लोग लिए रहते हैं, वो हंसिया होता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वो हंसिए से उसमें मुट्ठी लगी रहती है, और कुछ भाले प्रकार के हथियार बनाते थे और कुछ बाण टाइप के हथियार बनाते थे। ठीक है, और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पत्थरों के औजारों का उपयोग
देखो बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखो ये जो है, ये देखो ये जड़ें खोद रहा है, जड़ खोद रहा है ना, ये जड़ खोद रहा है, ये देखो, ठीक है। इस तरह का हथियार होता है। दूसरा, दाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। तो ये देखो सिलाई के लिए हथियार का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, देखो हर चीज़ आपको क्लियर करते चलूँगी, बस पेशेंस रखिए और आपका क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। आपको बस पेशेंस रखना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप मल्टीपल टाइम इसी सीरीज को देख लीजिए और जो मैं पॉइंट हाईलाइट कराती हूँ वो उसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो फर्स्ट टाइम में नोट डाउन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं। जब आप इसको बार बार रिकॉल करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको हाईलाइट पॉइंट क्या है वो कम हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें याद नहीं रह रही हैं माइंड में वो रह जाएंगी। अब देखना, जैसे मैंने अभी एक आपको ये वाला हाईलाइट करवाया था कि भैया ये वेपन्स का यूज किसके किसके लिए होता है, तो जब इसको आप एक दो बार पढ़ लोगे तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा, इसे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह का निर्धारण करना। तो अभी तो हमने देखा उनके खाने पीने का, अब हम देखेंगे रहने की जगह। अब वो कह रहा है मानचित्र 2 को देखो, तो मानचित्र 2 को मैं आगे आपको दिखाऊंगी, अभी मैं आगे पढ़ती हूँ, ठीक है। क्या है, लाल त्रिकोण वाले स्थान में वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। देखती हूँ इसी में, हाँ ये है, चलो देख लेते हैं। देखो मानचित्र 2 को देखो और उसमें किसे देखना है, हमें लाल त्रिकोण वाले पुरास्थल को देखना है। किसे देखना है, लाल त्रिकोण वाले। तो देखेंगे लाल त्रिकोण वाले पुरास्थल को, आपको क्लियर दिखना चाहिए बस, ये देखो। तो गाइस लाल त्रिकोण वाले, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 दिख रहे हैं। तो ये पुरा पाषाणिक स्थल हैं, आप देख पा रहे होगे, ये देखो ये दिख रहा है पुरा पाषाणिक स्थल। ये चीज़ दिख रही होगी आपको, ये वाली यहाँ पे लिखा है ना पुरा पाषाणिक स्थल। तो लाल त्रिकोण वाले देखने, तो लाल त्रिकोण वाले 1 2 3 जगह हमें दिख रही हैं, तो आपको ये चीज़ दिख गई होगी, ठीक है, दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो लाल त्रिकोण वाले हमने स्थान देख लिए हैं, तो नाम पढ़ लेंगे। एक तो हमारा भीमबेटका है, दूसरा हमारा कुरनूल की गुफा है, और तीसरी हमारी हुसगी, कुरनूल की गुफा और भीमबेटका। ये 3 स्थान हैं जिनमें लाल त्रिकोण बना है। तो अब ये किस लिए यूज होते थे तो देखेंगे आगे। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान में वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। तो भैया भीमबेटका और कुरनाल और हुसगी, इन 3 जगहों से हमें किसके प्रमाण मिले हैं, आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं। तो एनसीईआरटी को ऐसे टैकल करना होता है, यानी कि हमें उन स्थानों को इस लाइन से जोड़ना है। तो जो 3 स्थान देखने को कहे हैं, सिर्फ देखना नहीं है, उसने ये बताया कि वो जो 3 स्थान हैं वहाँ पे हमें किसके प्रमाण मिलते हैं, वहाँ पे हमें आखेटक और खाद्य संग्रह के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक और खाद्य संग्राहक रहते हैं। तो इनके अलावा भी और कई स्थानों पर क्या रहते हैं, हमारे आखेटक और खाद्य संग्राहक रहते हैं। 1 मिनट गाइस। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चित्रित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। देखो मानचित्र मैप में क्या है, गिने चुने ही स्थान चिन्हित हैं, पर कई स्थान पुरास्थल और नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो जो पहला लेसन है उसे पढ़ेंगे, तो उसमें नदियों और झीलों के किनारे बसे हुए लोगों के बारे में बताया गया है। तो पहला लेसन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये आ गया हमारा। आगे कह रहा है कि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, और उन स्थलों को क्या करते थे, उद्योग स्थल कहते थे। तो भाई उद्योग स्थल किसे कहा जाता था, तो मैंने इतनी सी चीज़ अंडरलाइन की है। अब उद्योग स्थल को पढ़ते ही आपके माइंड में सारी चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए कि उद्योग स्थल कौन था। चूँकि क्या है, पत्थर उपकरण बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि वो क्या करते थे,
पत्थरों के औजार बनाते थे, और जहाँ पर अच्छे पत्थर मिलते थे और जहाँ लोग औजार बनाते थे तो उस स्थान को वो उद्योग स्थल कहते थे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमें उन उद्योग स्थल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़कर गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थानों को आवासीय या उद्योग स्थल कहते थे। तो देखो, इतने बड़े पैराग्राफ में आपको क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो उद्योग स्थल थे तो इनके बारे में हम कैसे समझे कि मतलब इनके बारे में हम कैसे जान जाते थे, इनकी जानकारी कैसे मिलती थी? तो भाई जब कोई पत्थर का औजार बना रहा है तो वहाँ जैसे औजार बनाएंगे तो एक्स्ट्रा पत्थर निकलेगा, तो उसकी टूट फूट वहीं रहेगी। और कुछ औजार ऐसे होते हैं कि हम बना रहे हैं, हमसे नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसे भी हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो इन सब के सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ये उद्योग स्थल थे। तो जहाँ लोग उस स्थल पर ज़्यादा समय तक रहते थे, कितने समय तक? ज़्यादा समय तक रहा करते थे, तो उस स्थल को क्या कहा जाता था? ऐसे स्थान को क्या कहते थे हम? ऐसे स्थान को हम आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब ये देखेंगे ये क्या है। तो देखो, ओहो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, आपको ये पूरा दिखाती हूँ अच्छे से। तो हम पढ़ेंगे अब भीमबेटका, जो साइड में हमें क्या है बॉक्स दिया होगा, उसे हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो भीमबेटका, मैंने अभी बात की है ना भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका में क्या है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। कहाँ है ये भीमबेटका? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। तो आवासीय, आवास मतलब घर, रहने का स्थान। तो आवासीय पुरास्थल तो उसे ही कहेंगे जहाँ क्या रहते थे? लोग रहते थे। इन गुफाओं और कंदराओं में इन गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। तो देखो भाई, जो गुफाएं और कंदराएं थीं वहाँ लोग क्यों रहेंगे? आप ही बताइए। हम घर के अंदर क्यों रहते हैं? घर के अंदर हमें कितनी सेफ्टी होती है, हमें तेज़ हवा, बारिश, धूप, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसलिए ये गुफाएं और कंदराएं थी पहले जहाँ लोग रहते थे। तो वहाँ रहने से उन्हें क्या होता था? धूप, बारिश और हवाओं से बचत हो जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी ऐसी गुफाएं मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ हैं? जो नर्मदा घाटी के पास हैं। पिछली क्लास में आप देख पाओगे कि नर्मदा घाटी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो आप पहली क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो आपको पता है क्यों चुनी होगी? नर्मदा घाटी है, पानी की पूर्ति, पानी होगा अच्छे से और रहने के लिए हर चीज़ की सुविधा होगी, तो इसलिए चुनी होगी। ठीक है, तो आपको नर्मदा घाटी तो पता है कहाँ है, कैसे है, ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे ये बॉक्स पढ़ लेंगे एक बार कि इस बॉक्स में क्या कह रहा है आखिर। ठीक है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से किस चीज़ को चुनोगे? ठीक है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान को बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? तो आप बता देना कि इसका नाम चुनोगे, आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या है? अब हम जानेंगे पुरा स्थल के बारे में। तो जो गाइस बॉक्स दिए रहते हैं हमारे एनसीईआरटी में, वो बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें हमें ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या है बॉक्स में? पुरा स्थल पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं? जहां पर औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया गया है। तो देखो,
पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल वह स्थान होता है जहाँ पर क्या होते हैं, हमारे औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अब ये अवशेष क्या है कि वो वहीं छूट गए हैं, वो अवशेष जो उनके थे वो वहीं छूट गए हैं। तो ये अवशेष कहाँ मिल सकते हैं? तो ये अवशेष देखो भाई, ज़मीन के ऊपर भी मिल सकते हैं, तुम्हारे अंदर भी मिल सकते हैं, और कभी कभी समुद्र के नीचे, कभी कभी समुद्र के नीचे और नदी तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं आगे और क्लास कंटिन्यू कर सकती थी, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि हमें अभी आगे ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोगों का मन नहीं लगेगा पढ़ने में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही लेके चल रही हूँ, जिससे आपको बर्डन ना हो। और आपका 1 मंथ पहले ही आपके एनसीईआरटी मैं कवर करवा दूंगी, यानी कि जुलाई में पेपर है, आपकी लास्ट मई या जून के फर्स्ट वीक में आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी। नहीं, मैं लास्ट मई तक ही आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये एनसीईआरटी अगर आपको पसंद आ रही है, तो जो बच्चे ये एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं या सीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो उनको प्लीज़ इस एनसीईआरटी सीरीज़ से जोड़िएगा, जिससे कि वो भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए। तो ये हमारी सीटेट पेपर 2 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सीरीज है, और इस एनसीईआरटी सीरीज से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही आप 55 to 60 मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 60। तो को 55 इसलिए लिखा है क्योंकि पेडागोजी 20 नंबर की आती है, और हमारा कंटेंट कितने नंबर का आता है? हमारा कंटेंट 40 मार्क्स का आता है। तो अगर हमारा कंटेंट 40 मार्क्स का आता है, तो उस 40 मार्क्स में से हम कितने नंबर ला सकते हैं? तो उस 40 मार्क्स में से हम 35 नंबर ले आएंगे कंटेंट में। तो गाइस, इस सीरीज़ से आप कंटिन्यू रहिएगा और अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप क्लास की PDF चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं क्लास की PDF शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो 2 दिन हमारा एक चैप्टर चलता है, जिससे कि हर एक पॉइंट को समझते हुए हमें जाना है। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।